अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा पढ़ रहे हैं, इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी हुई हैं। जो लोग आज पहली बार ट्यून कर रहे हैं, पिछली क्लास राज्यसभा की देखें। जो हम लोग अगला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका राज्यसभा। राज्यसभा में ध्यान दीजिएगा, जब हम सभा के बारे में पढ़ते हैं तो पहली चीज सभा को सभा के रूप में पढ़ते हैं, दूसरी सभा के अंदर जो लोग होते हैं उनको पढ़ते हैं व्यक्ति के रूप में। तो सभा को सभा के रूप में जब पढ़ेंगे तो इसका गठन क्यों हुआ है, इसकी संरचना क्या है, इसको आप कल पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद इस सभा का विशेषाधिकार क्या है उसको पढ़ेंगे, और अंत में निष्कर्ष पढ़ेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ इसका गठन हुआ था क्या यह उस उद्देश्य को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो इसको पढ़ेंगे। क्लियर। व्यक्तिगत की बात करेंगे तो सभा के अंदर जो कोई एक व्यक्ति है उस व्यक्ति का पद होता है, उस पद की योग्यता होती है, फिर कुछ लोग मिलकर के उसे चुनते हैं, ठीक, और किसी प्रक्रिया के तहत चुनते हैं। तो निर्वाचक मंडल निर्वाचन प्रक्रिया हो गया। फिर उसके बाद वह व्यक्ति चुन लिया जाएगा, शपथ लेगा, शपथ लेगा तो काम करेगा, काम करेगा तो वेतन मिलेगा, अगर गलत काम करेगा तो उसे हटाया जाएगा। तो यही है कुल मिलाकर के हमें पढ़ना है, प्रयास करेंगे कि आज इसको खत्म करें। क्लियर है। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे हम लोग योग्यता, ठीक। तो योग्यता की जब बात आएगी तो देखिए बोलता है कि देखिए हम लोग गठन पढ़ चुके हैं, संरचना पढ़ चुके हैं। गठन क्यों हुआ है पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, संरचना क्या है उसको पढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे इसके व्यक्तिगत पदों की योग्यता की बात करेंगे, यानी कि यहां पर पहुंचने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बोलता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल की आयु होनी चाहिए, बोलता है लाभ के पद पर ना हो, ठीक, और फिर बोलता है कि पागल या दिवालिया ना हो, और अंत में बोलता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की सभी शर्तों को पूरा करता हो। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वह व्यक्ति, ध्यान दीजिए, चुनाव लड़ने की योग्यता उसके पास आ जाती है। तो फिर वह चुनाव लड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है। सेम शर्तें हैं, बस अंतर यहां पर है कि यहां पर प्रस्तावक आपको 10 चाहिए होंगे, ठीक, 10 प्रस्तावक होंगे जो प्रस्तावित करेंगे और वह चुनाव तब लड़ सकता है। अब चुनाव में उसके वोट कौन देगा, तो देखिए ये आम जनता है, आम जनता चुनती है विधायक को, विधानसभा को, और यही विधायक चुनते हैं राज्यसभा को। यानी कि चुने हुए विधायक किसको चुनेंगे, राज्यसभा सदस्यों को चुनेंगे। क्लियर है। तो जो निर्वाचक मंडल होगा कौन चुनेगा, तो बोलता है कि विधानसभा के जो सभी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के सदस्य, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं यही मतदान करेंगे। मतदान की प्रक्रिया क्या होगी, वही संक्रमणीय मत पद्धति होगी, जहां पर राष्ट्रपति में भी पढ़ाया गया है, उपराष्ट्रपति में भी पढ़ाया गया है, तो बार बार जो है उसी को रिपीट नहीं किया जा सकता है। बस इतना समझिए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से उसका चुनाव होता है। जब वो चुनाव जीत जाता है तो फिर जो है, ध्यान दीजिए, उसका शपथ ग्रहण होगा, ठीक। जो विजेता हो जाएगा इस प्रक्रिया के तहत, अब वो शपथ लेगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बात जब आएगी शपथ की तो शपथ इसे कौन दिलाएगा। ध्यान दीजिए, इस राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। बताया था मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय कि
ये जो होता है ये पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी ये जो राज्यसभा है ये एक ऐसी सभा है जिसमें 245 लोग जो यहां पर हैं वो लोग इसके सभापति नहीं होते हैं, सभापति बाहर से आता है। कौन है ये? उपराष्ट्रपति है। ठीक, तो यही इसको शपथ दिलाता है। क्लियर है? तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यसभा का सभापति। समझ पा रहे हैं बात? अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे कार्य अधिकार पर और फिर बढ़ेंगे विशेषाधिकार पर। व्यक्ति योग्य है, शर्तों को पूरा करते हुए इन लोगों के माध्यम से इस प्रक्रिया के तहत चुन लिया गया, शपथ ले लिया। शपथ ले लेगा तो अब काम करेगा। ठीक है, देखिए काम में अंतर क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के में काम का केवल एक अंतर है। ध्यान देंगे, जब आप लोकसभा की बात कर रहे थे तो लोकसभा के पास 4 तरह के काम थे, इसके पास 3 तरह के काम है। एक काम ये नहीं करता है। कौन सा काम नहीं करता है उसको समझेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। सबसे पहली चीज ये यहां पर देखें, इसके पास भी विधायी शक्ति है, विधि निर्माण की शक्ति है। दूसरी बात, इसके पास भी निर्वाचन का कार्य है, यानी निर्वाचन शक्ति भी है। तीसरा, इसके पास भी न्यायिक शक्ति है। ये तीनों शक्तियां लोकसभा के पास भी थी। लोकसभा के पास एक एडिशनल शक्ति थी, वो थी वित्तीय शक्ति। यहां पर वित्तीय शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। ये 3 तरह की शक्तियां होती हैं। पहली विधायी शक्ति, यानी कि जो सदस्य यहां चुन के जाएंगे, पहली चीज तो वो विधि बनाएंगे। क्लियर है? पहला काम, बस धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा विधेयक नहीं होगा जो राज्यसभा की सहमति के बिना कानून बन जाए। निर्वाचन की शक्ति, राष्ट्रपति को चुनना हो, उपराष्ट्रपति को चुनना हो तो ये लोग मतदान करते हैं। और अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, उसके बाद आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाना हो, या फिर जो है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों को अगर हटाना हो, तो वहां पर ये हटाने की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। जब तक ये सहमत नहीं होंगे तब तक, जितना मैंने नाम बोला, किसी को भी हटाया नहीं जा सकता है। समझ पा रहे बात आप? तो एक तो हो गया योग्यता, शर्तें पूरी करके इन लोगों ने इस तरीके से उसे चुन लिया गया, शपथ लिया, शपथ लेगा, ये कार्य हो गया उसका। समझ आ गई बात? अब एक चीज बात करेंगे यहां पर विशेषाधिकार की। इसको मिटाना पड़ेगा। ध्यान दे लीजिए, आपने गठन कल पढ़ लिया था, संरचना भी कल पढ़ लिया था। आज आपने योग्यता पढ़ा, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब पढ़ना क्या है? ये विशेषाधिकार पढ़ना है, फिर वेतन पढ़ना है, फिर हटाया जाना पढ़ना है, और अंत में निष्कर्ष पढ़ना है। तो क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब आगे कार्य अधिकार के बाद अब जो मेन पॉइंट है वो यहां पर बात करेंगे विशेषाधिकार की बात करेंगे कि इसके पास कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला विशेष अधिकार इसके पास जो होता है, बोलता है वो है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस।
अखिल भारतीय सेवा के सृजन एवं समापन के मामले में इसके पास विशेष अधिकार है। फिर उसके बाद बोलता है इसके पास राज्य सूची के विषयों के मामले में विशेष अधिकार है। और फिर जो अगली बात बोलता है वो ये, देखिए आज के क्लास का यही हाईलाइट है, इसी को समझना है, इसी पे टाइम लगेगा। ठीक, तीसरी चीज जो बोलता है वो ये कि जो तीसरा विशेषाधिकार है, बोलता है इसको आपातकाल के दौरान मिलता है। और चौथा विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति को हटाते समय मिलता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति को हटाना होता है, उपराष्ट्रपति के पदच्युत की प्रस्ताव की बात होती है, तो उपराष्ट्रपति को जब पद से च्युत करना होता है तो भी इसके पास विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, तो क्या है ये विशेष अधिकार, समझते हैं इसको, थोड़ा सा समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या क्या चीजें हैं इसको समझेंगे। सबसे पहले यहां पर आएंगे, देखते हैं ऑल इंडिया सर्विस के मामले में इसके पास विशेष अधिकार कैसे है। ठीक, पहले ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में सेवाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सेवा, सर्विस यानी नौकरी, नौकरी कितने तरह की होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज आपको समझनी है वो ये कि जो सेवाएं होंगी वो सेवाएं बेसिकली 3 तरह की होती हैं। ठीक है, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला बोलता है कि एक सेवा है अखिल भारतीय सेवा। अभी समझेंगे तीनों में अंतर। पहला है अखिल भारतीय सेवा, दूसरा बोलता है केंद्रीय सेवा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, और तीसरा बोलता है स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी यानी राज्य सरकार की सेवा। बात समझ में आ रहा है? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। अब यहीं पर जब आप जाएंगे तो केंद्रीय सेवा में भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, राज्य सेवा में भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, है ना, ये आता है। अखिल भारतीय सेवा हमेशा ग्रुप ए ही होता है, इसमें बी सी डी नहीं आता है। तीनों में अंतर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कर्मचारी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कौन है, तो बोलता है कि वह नौकरी करने वाला इंसान, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जिसको चुने, जिसका चुनाव कौन करे, मतलब चुने जिसको, सेलेक्ट करे केंद्र, सेलेक्ट करे केंद्र, ट्रेन करे केंद्र, ट्रेनिंग दे केंद्र। क्लियर? सेलेक्ट करे केंद्र, ट्रेनिंग दे केंद्र, प्रशिक्षण दे केंद्र, फिर उसके बाद काम कराए केंद्र, ठीक, वेतन दे केंद्र, कंट्रोल करे केंद्र। अगर किसी नौकरी में ये चीजें कोई केंद्र कर रही है तो वह केंद्र सरकार की नौकरी कहलाएगी। और अगर यही चीज चुने राज्य, चुनाव करे राज्य, सेलेक्ट करे राज्य, ट्रेनिंग दे राज्य, काम कराए राज्य, समझ में आ रहा है, कंट्रोल करे राज्य, वेतन दे राज्य, अगर ऐसा हो तो उसे क्या कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कहेंगे। समझ पा गए बात? सेंट्रल स्टेट क्लियर हो गया। अब अखिल भारतीय सेवा समझिए क्या होता है। बोलता है अखिल भारतीय सेवा वो सेवा है जिसमें नौकरी के लिए सिलेक्शन करेगा केंद्र। समझे?
5 चीजें बताई था मैंने। सिलेक्शन करेगा केंद्र, ट्रेनिंग देगा केंद्र, काम जाके करेगा राज्य का, राज्य में जाके काम करेगा वो। समझ पा रहे हैं? राज्य के अंतर्गत जाके काम करेगा, लेकिन जो उसका कंट्रोल है वो रहेगा केंद्र का, उसके ऊपर वेतन भी उसे राज्य देगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ऐसी जो नौकरी होगी उस नौकरी को हम अखिल भारतीय सेवा कहेंगे। क्लियर है? समझ आ रही है बात? नहीं अगर समझ में आया तो दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। राज्यसभा की स्थापना ही क्यों हुई थी? याद करिए, राज्यसभा का गठन ही क्यों हुआ था? तो बोला राज्यों के हितों की रक्षा। ये केंद्र है, केंद्र से राज्य परेशान ना हो, प्रताड़ित ना हो, तो राज्यों के हितों की रक्षा के लिए राज्यसभा का गठन किया गया। समझ पा रहे हैं बात आप? अब देखिए, हमारे पास हमारा कर्मचारी है तो कोई बात नहीं है, हमने चुना है, हमने ट्रेनिंग दिया है, हमारा काम कर रहा है, हमारे कंट्रोल में है, हम वेतन दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर मैं राज्य हूं, मान लीजिए अगर मैं राज्य हूं, मेरे पास कुछ ऐसी स्थिति बने कि कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको ट्रेनिंग किसी और ने दिया हो, क्लियर है, कंट्रोल किसी और का हो, समझ पा रहे हैं बात आप, चुना किसी और ने हो, काम मेरे यहां करता हो, वेतन मुझे देना हो, तो ऐसी स्थिति में मैं कमजोर होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बात समझ में आ रहा है? अगर मैं राज्य हूं, मेरे पास सेंटर ने ऐसा आदमी भेज दिया जो हमारे मतलब सेंटर का आदमी है लेकिन काम हमारे यहां कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य कमजोर होता जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जहां जहां मामला राज्य के हित का आएगा वहां वहां राज्यसभा को विशेष अधिकार मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए, यहां पर बात समझिए हमारी कि ये सेवा तो सेंटर के मतलब कंट्रोल में है, ये सेवा राज्य के कंट्रोल में है, लेकिन ये जो सेवा है ये सबसे खतरनाक वाली सेवा है। इसमें 3 सेवाएं हैं इस समय वर्तमान में, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यहां एफ का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस मत समझना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन मतलब भारतीय, फॉरेस्ट मतलब जंगली, भारतीय जंगली सेवा नहीं, भारतीय वन सेवा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों जो कैडर हैं, ये तीनों का एक कैडर होता है और ये तीनों, ध्यान दें, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। बोलता है अब अगर किसी और सेवा को इसमें जोड़ना हो, ठीक है, किसी और सेवा को अगर इसमें जोड़ना हो तो भी, और अगर इसमें से किसी को हटाना हो तो भी, ध्यान दीजिए, राज्य के ऊपर असर पड़ेगा। और जब कोई ऐसा मामला होगा जिस पर राज्य के ऊपर असर पड़ने वाला है, तो वहां पर राज्यसभा के पास विशेष अधिकार होगा, क्योंकि राज्यसभा का गठन ही इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि यह राज्यों की रक्षा करेगा। तो बोलता है जब कभी अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विस के सृजन या समापन की बारी आएगी तो ध्यान देंगे क्या होगा। बोलता है ऐसे में कानून जब बनेगा सृजन या समापन का, यानी उसको हटाना हो या नया लाना हो, तो लोकसभा में मामला नहीं उठाया जा सकता है। मामला तब तक उठाया ही नहीं जा सकता जब तक राज्यसभा ऐसा स्वीकृति या ऐसा संकल्प पारित ना कर दे। जब राज्यसभा संकल्प पारित कर देगी कि हां हम लोग चाहते हैं कि फलाना सर्विस हटा दिया जाए या फलाना सर्विस इसमें जोड़ दिया जाए, तभी ध्यान दीजिए
उस पर आगे एक्शन होगा, नहीं तो उस पर एक्शन लिया नहीं जा सकता है। तो बिना राज्यसभा के संकल्प पारित किए हुए लोकसभा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये पहला विशेषाधिकार राज्यसभा का हो गया। चले आगे। दूसरा बोलता है राज्य सूची के मामलों में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, राज्य सूची के मामलों में देखिए राज्य सूची के मामलों में क्या होने वाला है। देखिए बोलता है कि कुछ ऐसा है, देखिए हमारे देश में 3 सूचियां बनी हुई हैं, एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है और एक समवर्ती सूची है। बात समझिएगा, जल्दी समझिए। बोलता है जो मुद्दा लोकल है, लोकल महत्व का मुद्दा, लोकल महत्व का मुद्दा राज्य को दिया गया, राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा केंद्र को दिया गया, और कुछ मुद्दे जो है जो दोनों के लिए जरूरी थे वो दोनों को दिए गए, यानी दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन जब विरोधाभास होगा तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य वाला मान्य नहीं होगा। अब बात समझिए हमारी यहां पर, ये जो लोकल है, लोकल की जो मैं बात कर रहा हूं, जो मुद्दा लोकल है हो सकता है कि वह मुद्दा कल को बढ़ करके बड़ा मुद्दा बन जाए और वो राष्ट्रीय मुद्दा हो जाए। क्लियर? तब इस मुद्दे पर यह कानून बनाना चाहेगा। तो बात यहां समझिए कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून नहीं बना सकता तब तक जब तक कि राज्यसभा पहले ऐसा संकल्प पारित ना कर दे। राज्यसभा जब तक संकल्प पारित नहीं करेगी, लोकसभा चाह करके उस पर कोई शुरुआत नहीं कर सकती है। समझ आई बात? तो राज्य सूची के मामलों में भी राज्यसभा के पास अधिक अधिकार होता है। अगर राज्य सूची के मामले पर केंद्र को कानून बनाना है तो लोकसभा शुरुआत नहीं कर सकती। राज्यसभा उसका प्रस्ताव पास करेगी, संकल्प पारित करेगी, तभी उस पर कानून बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। चलें आगे बोलता है उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले उसे सूचना देनी पड़ती है। ठीक? सूचना लोकसभा के लोग दे ही नहीं सकते हैं। कौन दे सकता है? राज्यसभा के लोग। सूचना केवल और केवल राज्यसभा के लोग देंगे, यानी लोकसभा के लोग नहीं दे सकते। तो यहां पर लोकसभा कमजोर हुआ। 14 दिन बाद मामला केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में इंट्रोड्यूस यानी कि प्रस्तावित शुरुआत में नहीं किया जा सकता है। पहले राज्यसभा में आएगा, यहां से पारित होगा तो ही लोकसभा में जाएगा। तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाने के मामले में भी राज्यसभा के पास विशेष अधिकार होते हैं। क्लियर है? आगे बात करेंगे आपातकाल के दौरान। ध्यान दीजिए, जब ऐसी स्थिति होती है कि आपातकाल लागू हो, मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए और नेशनल इमरजेंसी है ना अगर लागू हो, और उस समय लोकसभा भंग हो, कोई भी आपातकाल लागू हो, कोई भी आपातकाल लागू हो और लोकसभा भंग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपातकाल का जो अनुमोदन है, अनुमोदन करने का काम लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा के पास होता है, वो राज्यसभा कर लेती है। क्लियर है? यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसके पास ये अधिकार हमेशा रहता है। ठीक? जबकि लोकसभा भंग हो सकती है, इसलिए लोकसभा के पास ये वाला अधिकार हमेशा नहीं रहता है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें पढ़ लिया आपने। देखिए, कार्य हो गया, विशेषाधिकार हो गया। अब काम करेगा तो उसे वेतन मिलेगा। ठीक है? वेतन और भत्ता मिलेगा। तो जो वेतन भत्ता है सेम टू सेम एज इट इज, जैसा लोकसभा के लोगों को मिलता था वैसा ही मिलेगा। लोकसभा में एक गलती यह हो गई थी कि मैंने गलती से यहां पर 50,000 की जगह 45,000 लिख दिया था। ठीक है? तो जो वेतन है इसका वो ₹4
45 नहीं बल्कि 50,000 रुपीज पर मंथ इसका वेतन है। क्लियर? वेतन है। फिर उसके बाद उसको 45,000 रुपए हर महीना उसे भत्ता मिलता है और यह भत्ता हर महीने का होता है। ठीक? फिर उसके बाद उसके पास और 45,000 रुपए हर महीना कार्यालयी खर्च मिलता है, कार्यालय में खर्च करने के लिए मिलता है। ठीक? फिर बोलता है उसके बाद इसके पास 2,000 रुपया पर डे मिलता है, 2,000 रुपया पर डे अलग से भत्ता मिलता है। तो देखिए ये जो भत्ता मिलता है ये उस समय मिलता है जब ये संसद में, सदन में जाके काम करता है, तो उस दिन ये अलग से भत्ता मिलता है उसको। और ये भत्ता उसको अपने एरिया में रहता है तब मिलता है, और ये वाला उसके कार्यालय के खर्च के लिए मिलता है, और ये उसका क्या है? वेतन है ना। और MPLAD स्कीम इसके साथ भी लागू होता है, MPLAD स्कीम। ठीक है? MPLAD स्कीम जो होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत क्या होगा कि इसको 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं खर्चा करने के लिए। जिस राज्य का होगा उस राज्य में किसी भी क्षेत्र में वह 5 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ये हो गया आपका MPLAD स्कीम। और ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जो मनोनीत सदस्य होंगे वह पूरे देश में कहीं पर खर्चा कर सकते हैं। जो उनका 5 करोड़ हर साल का है वह पूरे देश में कहीं पर भी खर्चा कर सकते हैं। ठीक है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होता है। अब उसके बाद बात आएगी हटाए जाने की। अगर गलत काम करेगा तो हटाया जाएगा। हटाएगा कौन इसको? इसका सभापति इसको हटाएगा। ठीक है? किस आधार पर हटाएगा? बोलता है कि वही सारे आधार जो आपने लोकसभा में पढ़े थे वही सारे आधार हैं। ठीक है? मर्यादा का उल्लंघन करे। ठीक? मर्यादा का उल्लंघन करे, दल बदल दे। ठीक? दल बदल दे, मर्यादा का उल्लंघन करे, ऐसे तमाम चीजें है ना। लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित हो, 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो गया हो, व्हिप WHIP व्हिप का उल्लंघन करे। ठीक है? ये सारी चीजें मैंने लोकसभा में पढ़ाई हुई है, लोकसभा के अंतिम पार्ट में। इन सब मामलों में कुछ भी ऐसा होता है अगर, तो उसका जो सभापति है उसके पद से उसे हटा सकता है। यानी जब वह गलत काम करेगा तो उसका सभापति उसको उसके पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार आपका पूरा राज्यसभा खत्म होता है। अब निष्कर्ष क्या है कि जिस